हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीवी लॉ अकेडमी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्ति पृथक्करण। तो शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है सभी लॉ स्टूडेंट के लिए, जुडिशरी एस्पायरेंट्स के लिए, साथ ही साथ अदर जो स्टूडेंट होते हैं हमारे सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बने रहिए आज के इस टॉपिक में अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हम जो है इसके अंतर्गत जानेंगे इसका इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। सेपरेशन ऑफ पावर रेफर्स टू ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो जो है गवर्नमेंट की जो सिस्टम है उसको जो है हैंडल करता है, यानी कि बताता है, उसके बारे में बताता है कि गवर्नमेंट जो है कैसी होती है। इन विच द पावर्स आर डिवाइडेड एमंग मल्टीपल। इसके अंतर्गत जो है सरकार की जो अंग होते हैं वो कई भागों में बांटे गए हैं। इन द मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्रीज it is accepted that the three branches of the legislature, the executive and the judiciary। तो इस जो हमारे बहुत सारे लोकतांत्रिक देश हैं उनमें जो है ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली गई है कि जो एक डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक देश होता है उसमें जो सरकार है उसके जो अंग होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? जुडिशरी होती है, एग्जीक्यूटिव होती है एंड लेजिस्लेचर होती है, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और दीज ऑर्गन्स वर्क एंड परफॉर्म दियर फंक्शन इंडिपेंडेंटली। तो ये जो सभी ऑर्गन होते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये सभी जो है अपने कार्य स्वतंत्रतापूर्वक करते हैं। और द एग्जीक्यूटिव कैन नॉट एक्सरसाइज लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी पावर। तो जो हमारी कार्यपालिका होती है वो विधायिका और न्यायपालिका के कार्य नहीं कर सकती। साथ ही साथ जो है द लेजिस्लेचर कैन नॉट एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी पावर। तो हमारी जो विधायिका होती है वो जो है कार्यकारी और जो न्यायिक कार्य होते हैं उनको भी नहीं कर सकती। और साथ ही साथ जो है जुडिशरी कैन नॉट एक्सरसाइज लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो हमारी जो न्यायपालिका होती है वो भी जो है किस विधायिका और न्यायपालिका के कार्य नहीं कर सकती। यानी कि ये जो तीनों पार्ट होते हैं सरकार के वो एक दूसरे के कार्य में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करती हैं। सभी जो है अपने अपने कार्य जो है खुद करती हैं, इंडिपेंडेंटली करते हैं। तो ये जो है एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो आई थिंक आप इसे समझ गए होंगे। तो सेपरेशन ऑफ पावर के अंतर्गत जो सरकार को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, जिसके अंतर्गत जो है जो कोई भी अगर लॉ बनाता है हमारा पार्लियामेंट यानी कि लेजिस्लेचर उसको जो है अप्लाई करता है। और जो लेजिस्लेशन है हमारा विधायिका वो जो लॉ बनाता है। एंड जुडिशरी जो है कानूनों का निर्वचन करता है और साथ ही साथ जो है हमारा न्याय करता है। तो आई थिंक आप इसको जो है समझ गए होंगे। तो अब हम जानेंगे द हिस्टोरिकल इवोल्यूशन। तो यानी कि इस प्रिंसिपल का जो है उद्भव कैसे हुआ। तो अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु इन हिज बुक पॉलिटिक्स, अरस्तु ने जो अपनी बुक्स में लिखा कि डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, स्टेटिंग दैट एवरी कॉन्स्टिट्यूशन शुड हैव अ heterogeneous form of government consisting of mainly three branches: the deliberative public officials and the judiciary। तो अरिस्टोटल जो थे हमारे के अरस्तु, उन्होंने जो अपनी बुक में पॉलिटिक्स नेम जिसका था उसमें लिखा था कि हमारी जो सरकार होती है यानी कि या फिर जो संविधान होता है उसमें जो है सरकार को तीन भागों में बांटा जाता है। डेलिबरेटिव यानी कि जो है विधायिका और पब्लिक ऑफिशियल्स यानी कि कार्यपालिका एंड द जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका के रूप में, यानी कि सरकार को तीन भागों में विभाजित किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द बेड एंड फिलिप्स, बेड और फिलिप्स के अनुसार द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर मीन्स थ्री थिंग्स। इसका तीन मतलब है। वन पर्सन शुड नॉट बी मेड पार्ट ऑफ मोर देन वन ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि कोई एक व्यक्ति जो है सरकार के किसी एक भाग का ही जो है सदस्य हो सकता है, दूसरे भाग का सदस्य नहीं हो सकता। और इसका सेकंड कहा था देयर शुड नॉट बी एनी इंटरफेरेंस एंड कंट्रोल ऑफ एनी ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट बाय द अदर, यानी कि जो गवर्नमेंट का जो ऑर्गन है उस पर एक व्यक्ति के द्वारा ही उस पर एक व्यक्ति का ही कंट्रोल होना चाहिए, यानी कि एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन पे कोई भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए। थ्री, नो ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट शुड एक्सरसाइज द फंक्शन एंड पावर ऑफ द अदर ऑर्गन, यानी कि किसी एक ऑर्गन को जो है दूसरे ऑर्गन की जो शक्तियां हैं और जो पावर हैं और जो कार्य हैं वो खुद ही करनी चाहिए, यानी कि दूसरे की जो है कार्य वो नहीं कर सकता। आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। तो अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि शक्ति पृथक्करण जो सिद्धांत है उसके क्या उद्देश्य हैं। फर्स्टली इट एम्स टू एलिमिनेट आर्बिट्रेशनेस, totalitarianism and tyranny and promote an accountable and democratic form of government। तो जो इसका जो है फर्स्ट जो उद्देश्य था वो था जो
यानी कि आर्बिट्रेरीनेस यानी कि मनमानापन पे लगाम लगाना, साथ ही साथ जो अधिकारवाद यानी कि किसी व्यक्ति का यानी कि किसी सरकार का एक ही चीज़ पे जो है कंट्रोल हो जाना, यानी कि पूरी तरीके से एक ही व्यक्ति का कंट्रोल हो जाना किसी भी चीज़ पे, उसको कम करना, और टायरेनी यानी कि उत्पीड़न को कम करना, एंड टू प्रमोट अकाउंटेबल ऑफ द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जो सरकार है वो उसका जो है अकाउंटेबल होना यानी कि उत्तरदायी होना। सेकेंडली इट प्रिवेंट्स द मिसयूज ऑफ पावर, ये जो है ये मिसयूज ऑफ पावर यानी कि जो शक्तियाँ होती हैं उनको मिसयूज करने पर भी जो है रोक लगाती है विद इन द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो हमारी सरकार की जो कई ऑर्गन्स होते हैं, भाग होते हैं, वो जो है अपनी अपनी शक्तियों का मिसयूज करते हैं, तो उन सभी पे जो है लगाम लगाने के लिए भी इस सिद्धांत का जो है यूज़ किया जाता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सर्टेन लिमिट्स एंड बाउंड्रीज फॉर ईच डोमेन ऑफ द गवर्नमेंट एंड दे आर सपोज टू परफॉर्म देयर फंक्शन विद इन सच लिमिट्स। तो हमारा जो भारतीय संविधान है वो सरकार के सभी अंगों को जो है अपने अपनी लिमिट्स में रहकर जो है कार्य करने की पावर देता है, और साथ ही साथ जो है उनको अपनी लिमिट से बाहर रहकर जो कार्य करने से जो है रोकता भी है। तो in India, the constitution is the ultimate sovereign, and if anything goes beyond the provision of the constitution, it will automatically be considered as null, void and unconstitutional। तो हमारा जो भारतीय संविधान है वो जो है अपने आप में संप्रभु है। अगर कोई भी व्यक्ति जो है या सरकार जो है इसके अगेंस्ट जाकर यानी कि इसके अगेंस्ट से जाके इसके विरुद्ध जो है कोई भी लॉ बनाती है या कुछ भी ऐसा काम करती है या पावर अपनी यूज करती है संविधान के विरुद्ध जाकर, तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो नल कहलाती हैं, वॉइड हो जाती हैं, शून्य हो जाती हैं या फिर असंवैधानिक कहलाती हैं। तो आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे, तो बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट। थर्ड, इट कीप्स ए चेक ऑन ऑल द ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट बाय मेकिंग देम अकाउंटेबल फॉर देमसेल्व्स। तो ये जो है हमारा शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है वो सरकार को जो है चेक करता है यानी कि रोकता है फॉर मेकिंग देम जो है अकाउंटेबल फॉर देमसेल्व। तो सरकार को जो है अपने प्रति जो है उत्तरदायी रहने के लिए ये जो है रोकता है। फर्दरली सेपरेशन ऑफ पावर मेंटेन्स ए बैलेंस एमंग द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो सरकार के तीन अंग होते हैं उनको जो है मेंटेन भी करता है जो है हमारा सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत, बाय डिवाइडिंग द पावर्स एमंग देम टू सो दैट पावर डू नॉट कंसंट्रेट ऑन एनी ब्रांच और लीडिंग टू आर्बिट्रेरीनेस। तो हमारे जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है वो जो है हमारी सरकार को जो है रोकता है अपने अपने मनमाना कार्य करने से। साथ ही साथ जो है ये सिद्धांत जो है हमारे सरकार के अंगों को जो है अपने अपने कार्य देता है कि अपने अपने कार्य स्वयं करो, अच्छे से करो, और किसी की एक दूसरे के कार्य में जो है कोई भी हस्तक्षेप नहीं करो और अपना मनमानापन नहीं करो। फिफ्थली, this principle allows that all branches to specialize themselves in their respective field with an intention to enhance and improving the efficiency of the government। और जो हमारा फर्स्ट पॉइंट कहता है कि ये जो हमारा प्रिंसिपल है वो अपने जो भी हमारा एग्जीक्यूटिव हो गया या जुडिशरी हो गया, ये जो है अगर अच्छे अपनी रुचि रखते हैं किसी काम को करने में और वो अपने आप में जो है एक अच्छा जो है ज्ञान रखते हैं, स्पेशलाइज हैं वो, तो जो है उनको अपना ही कार्य करना चाहिए, किसी दूसरे की जो कार्य है उसमें जो है हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस तरीके से जो है गवर्नमेंट अपना अपना कार्य जो है इस अच्छे तरीके से कर सकती है, तभी देश का विकास हो सकता है। आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे, तो बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट। तो अब हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि जो शक्ति पृथक्करण की जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका। द लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट इज आल्सो नोन एज द रूल मेकिंग बॉडी। तो जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है यानी कि विधायिका जो है हमारा, वो जो है रूल मेकिंग बॉडी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऐसा कोई अंग जो कि नियम या कानून बनाता हो। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर इज टू मेक लॉज फॉर गुड गवर्नेंस ऑफ द स्टेट। तो जो हमारा लेजिस्लेचर है उसका जो फर्स्ट कर्तव्य है यानी कि प्रथम कर्तव्य है कि वह जो है सरकार के यानी कि स्वशासन के लिए, किसी भी देश के या स्टेट की स्वशासन के लिए अच्छा कानून बनाए। इट हैज़ द अथॉरिटी टू अमेंडिंग द एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशन एज वेल। तो हमारी जो अभी अस्तित्व में कोई भी कानून है या फिर कोई भी नियम है या रेगुलेशन है उसको जो है अमेंड करने की या संशोधित करने की ये शक्ति जो है हमारा लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका रखती है। Generally, the parliament holds the power of making rules and laws। तो सामान्यतः जो है संसद को ये शक्ति प्राप्त होती है कि वह जो है कानून बनाए और उनको जो है लागू करे। और
हमारा जो इसका सेकंड भाग है वो है एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका। दिस ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर गवर्निंग द स्टेट। तो हमारा जो सेकंड जो हमारा भाग है सरकार का यानी कि एग्जीक्यूटिव, ये जो है सरकार को शासित करने के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है भाग है। द एग्जीक्यूटिव मेनली इम्प्लीमेंटेड एंड एनफोर्स द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर। तो विधायिका द्वारा जो भी लॉ बनाए जाते हैं उनको जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए ये जो कार्यकारी जो हमारी बॉडी है वो जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। द प्रेसिडेंट एंड द ब्यूरोक्रेट्स फॉर्म द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। तो जो कार्यपालिका जो अंग है हमारी सरकार का, उसको जो है प्रेसिडेंट एंड ब्यूरोक्रेट्स यानी कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं और जो नौकरशाह हैं उनको जो है इसको जो है फॉर्म करते हैं, दोनों ही इसको जो अच्छा रूप देते हैं। तो आई थिंक आप इसको समझ होंगे। तो बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट। तो हमारा जो थर्ड भाग है ऑफ गवर्नमेंट यानी कि सरकार का जो तीसरा अंग है वो है जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। तो जुडिशरी प्लेज ए वेरी क्रूशियल रोल इन एनी स्टेट। तो हमारी जो न्यायपालिका है वो किसी भी स्टेट में जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है अदा करती है। इट इंटरप्रेट्स एंड अप्लाइज द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर एंड सेफगार्ड्स द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। तो विधायिका द्वारा जो भी नियम बनाए जाते हैं या कानून बनाया जाता है उनको जो है ये हमारी न्यायपालिका जो है अप्लाई करती है यानी कि लागू करती है, और साथ ही साथ जो है हमारे जो व्यक्ति होते हैं नागरिक होते हैं उनके जो है अधिकारों को संरक्षित करती है। इट आल्सो रिजॉल्व्स द डिस्प्यूट्स विद इन द स्टेट और इंटरनेशनली। तो हमारी जो न्यायपालिका होती है वो जो है लोगों के डिस्प्यूट्स को भी जो है हैंडल करती है, और स्टेट की जो हमारी जो इंटरनली जो स्टेट होते हैं हमारी भारत की जो स्टेट्स होते हैं उनको भी जो है हैंडल करती है, उनके जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको हैंडल करती है। साथ ही साथ जो इंटरनेशनल लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी हमारे डिस्प्यूट्स होते हैं उनको भी जो है ये हमारी न्यायपालिका जो है हैंडल करती है। तो आई थिंक आप इसको जो है समझ गए होंगे। तो बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि जो भारतीय संविधान है उसमें सेपरेशन ऑफ पावर का जो सिद्धांत है वो किस तरीके से देखने को मिलता है। लाइक द यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूनाइटेड किंगडम की तरह इंडिया आल्सो प्रैक्टिस द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारा जो भारत है वो भी संसदीय प्रणाली को जो है एडॉप्ट करता है यानी कि प्रैक्टिस करता है। इन विच एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर आर लिंक्ड टू ईच अदर। तो हमारी जो भारतीय संविधान है उसमें संसदीय प्रणाली का जो है यूज़ किया गया है यानी कि भारत में जो है संसदीय प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत जो है विधायिका और कार्यपालिका जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सो द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज नॉट इम्प्लीमेंटेड इन इट्स स्ट्रिक्ट सेंस। तो हमारे भारतीय क्षेत्र है उसमें जो है संसदीय प्रणाली को यानी कि जो सेपरेशन ऑफ पावर जो है उसको जो है अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट यानी कि लागू नहीं किया जाता है हमारे भारत में। यानी कि उसको लागू तो किया जाता है लेकिन उसको जो है बहुत ही ज़्यादा एक मजबूत तरीके से जो है नहीं लागू किया जाता है, उसको लचीले रूप में जो है उपयोग किया जाता है। हाउएवर द कंपोजिशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट्स नो डाउट दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बाउंड बाय द सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो इस बात में कोई भी शक नहीं है कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो जो है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो है अप्लाई करता है, लेकिन हमारी जो भारत है उसमें जो है शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है उसको बहुत ही मजबूत तरीके से अप्लाई नहीं किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा हम लचीले रूप में इसको जो है यूज़ करते हैं। तो आई थिंक आप इसको जो है समझ गए होंगे। There are various provisions under the Indian Constitution that clearly demonstrate the exercise of the doctrine of separation of power। तो हमारे भारतीय जो संविधान है उसमें जो बहुत सारे आपको प्रावधान ऐसे मिल जाएंगे जहां आपको देखने मिल जाएगा कि हमारे जो संविधान है उसमें भी जो है सेपरेशन ऑफ पावर की जो शक्तियाँ हैं उसको यूज़ किया गया है। द प्रिंसिपल इज़ फॉलोड बोथ एट द सेंटर एंड द स्टेट लेवल। तो जो शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो हमारा सेंटर लेवल पे भी यूज़ किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है, एंड द स्टेट लेवल पर यानी कि जो स्टेट लेवल है उस पर भी जो है इसको यूज़ में लाया जाता है। यानी कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो भी ये संदर्भित करता है कि हमारा जो इंडिया है उसमें भी जो है सेपरेशन ऑफ पावर का जो प्रावधान है वो अच्छी तरीके से यूज़ किया जाता है, लेकिन हम जो है इसको लचीले रूप में जो है यूज़ करते हैं, हम इसको जो है रिजिड तरीके से यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। प्रोविजन डेट सब्सटेंट सेपरेशन ऑफ पावर। तो ऐसे प्रावधान जो कि हमारे भारतीय संविधान में दिए गए हैं जो कि सब्सटेंट करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर की यानी शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है उसको जो संदर्भित करते हैं, वो कौन कौन से प्रावधान है तो पढ़ते हैं।
तो आर्टिकल 53 का सब क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 154 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का आर्टिकल 154 और 53 का सब क्लॉज 1 क्लियरली से दैट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट आर वेरी are vested in the president and the government respectively and shall only be exercised directly by him or through his subordinate courts। तो हमारा जो आर्टिकल 53 का क्लॉज 154 है वो जो है कहता है कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं और गवर्नमेंट जो है वो अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग खुद ही करेंगे, या फिर वो जो है अगर अपनी शक्तियाँ किसी दूसरे को यूज करने के लिए देते हैं वो तभी कर सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं कर सकते हैं, यानी कि कोई और इनकी शक्तियों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। आर्टिकल 122 एंड आर्टिकल 212 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन state that the courts cannot inquire the proceedings of parliament and the state legislature। This ensure that there will be no interference of the judiciary in the legislature। तो ये जो आर्टिकल है 122 और 212 ये कहते हैं कि जो हमारी जुडिशरी है वो कार्यपालिका की या फिर पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें जो है कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी, जो कि हमें स्थापित करता है कि सभी जो अंग सरकार के वो अपने अपने कार्य स्वयं करेंगे, किसी एक दूसरे की जो काम है उनमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 194 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइड दैट एमपीज यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड द एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कैन नॉट बी कॉल्ड बाय द कोर्ट फॉर वॉट एवर दे स्पीक इन द सेशन। अगर एमपी और एमएलए जो है अपने सेशन में कोई भी बात बोलते हैं तो हमारी जो जुडिशरी है उनमें जो है ये हस्तक्षेप नहीं करेगी कि आप जो है कोर्ट में आइए अपना जवाब दीजिए। इस तरीके से कोई भी इंटरफेरेंस हमारी जो जुडिशरी है वो उनकी काम में नहीं करेगी। आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। तो आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एनकरेजेस द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द स्टेट। तो हमारा जो आर्टिकल 50 है वो जो है जुडिशरी को अलग कर देता है पूरी तरीके से फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, यानी कि कार्यपालिका से हमारी जो न्यायपालिका है उसको जो है बिल्कुल अलग कर देता है। ये दोनों एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगी। आर्टिकल 245 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अथॉरिटी टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर फॉर मेकिंग for the whole countries and the state रेस्पेक्टिवली। तो आर्टिकल जो 245 है वो कहता है कि हमारी जो पार्लियामेंट है यानी कि संसद और जो स्टेट लेजिस्लेचर और राज्य विधायक का वह जो है हमारे देश के लिए जो है और स्टेट के लिए जो है कोई भी लॉ बना सकती है। इसमें जो है जुडिशरी कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी, अदरवाइज वह जो हमारे संविधान के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 121 एंड आर्टिकल 211 ऑफ द हाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द जुडिशियल कंडक्ट ऑफ द एनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट शैल नॉट बी डिस्कस इन द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन। यानी कि जो हमारे जज होते हैं चाहे वह उनका जो कोई भी अगर आचरण से कोई संबंधित कोई भी मुद्दा है तो वह जो है पार्लियामेंट में नहीं उठाया जाएगा, ना ही किसी राज्य विधायिका में उठाया जाएगा। आर्टिकल 361 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई दैट द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नमेंट आर नॉट अकाउंटेबल टू एनी कोर्ट फॉर एक्सरसाइजिंग देयर पावर एंड परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज इन हिज ऑफिस। तो हमारी जो प्रेसिडेंट है और गवर्नमेंट है अगर जो है वो अपनी शक्तियों को जो है कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस बात से हमारी जुडिशरी को जो है कोई भी प्रभाव यानी कि कोई भी जो है उससे मतलब नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर कोई भी राज्यपाल या फिर जो हमारा राष्ट्रपति है अगर वो कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमारा जुडिशरी इस चीज़ में अपना हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं करेगी। ये सब जो है प्रावधान दर्शाते हैं कि किस तरीके से हमारे भारतीय संविधान में भी शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है उसको लागू किया जाता है अच्छी तरीके से। आई थिंक आप इसको जो है समझ गए होंगे। तो बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट। तो चलिए बढ़ते हैं केस लॉज की तरफ। द वेरी फर्स्ट जजमेंट विद रिलेशन टू द सेपरेशन ऑफ पावर वॉज गिवन बाय द मुखर्जी जे इन द केस ऑफ राम जवाया कापुर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो जो फर्स्ट केस है उसमें जो है जस्टिस मुखर्जी ने कहा था कि ही कंक्लूडेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ नॉट एक्नॉलेज द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एम्फेटिकली बट द फंक्शन एंड पावर्स ऑफ ऑल द ऑर्गन्स हैव बीन डिस्टिंग्विश्ड। तो हमारे जो भारतीय संविधान है उसमें जो है जो सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत है उसको बहुत ही ज़्यादा मजबूत तरीके से यानी कि रिजिड तरीके से अप्लाई नहीं किया गया है, लेकिन हमारे भारतीय संविधान में ऐसे प्रावधान हैं जो कि सेपरेशन ऑफ पावर को दर्शाते हैं।
तो हमारे भारतीय संविधान में इसको बहुत ही ज़्यादा कठोर रूप से लागू नहीं किया गया है। थस इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट behold assumption, rather it works a flexible manner considering the needs of the country। यानी कि हमारा भारतीय जो संविधान है वो देश की हालातों की देखते हालातों को देखते हुए जो है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का जो है उपयोग करता है। सो द एग्जीक्यूटिव कैन एक्सरसाइज द लॉ मेकिंग पावर ओनली व्हेन डेलीगेटेड बाय द लेजिस्लेचर। तो हमारी जो विधायिका है अगर वो अपनी शक्तियों को डेलीगेट कर देता है यानी कि एग्जीक्यूटिव को, यानी कि अपनी पावर एग्जीक्यूटिव को दे देता है करने के लिए, तब जो ऐसी कंडीशन में जो है हमारी एग्जीक्यूटिव उन शक्तियों को यूज़ कर सकती है, अदरवाइज नहीं। एंड इट आल्सो एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज जुडिशियल पावर विद इन द लिमिट्स। तो इसको जो है लिमिट्स कर दिया गया है कि सभी जो है अपनी शक्तियाँ जो है किस तरीके से यूज़ करेंगे। बट ऑन ऑल और नो ऑर्गन शुड एक्सरसाइज इट्स पावर बियॉन्ड द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन हमारी सरकार के कोई भी अंग जो है अगर वो जो है संविधान के दायरे में रहकर ही अपनी शक्तियों का यूज़ करेंगे, अदरवाइज नहीं, यानी कि संविधान से बाहर जाके अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। तो बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट। तो सेकंड केस है हमारा इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण। तो इसमें जो है जस्टिस राय सी जी ने क्या कहा था। तो ए रिजिड सेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर विच हैज़ बीन गिवन अंडर द अमेरिकन एंड ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई इन इंडिया। तो जिस तरीके से जो हमारा इंग्लैंड है और जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है वहाँ पर जो है जिस तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर को बहुत ही ज़्यादा रिजिड तरीके से कठोर रूप से लागू किया गया है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो है इसको बहुत ही ज़्यादा लचीले रूप से जो है उपयोग में लाया जाता है। बैग जे जो जस्टिस बेज हैं वो भी कहते हैं कि द सेपरेशन ऑफ पावर इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारतीय संविधान का ये बेसिक स्ट्रक्चर का मूल ढांचे का जो है ये पार्ट है। सो द स्कीम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज ओवर इवन आफ्टर रिस्टोरिंग आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमारा आर्टिकल 368 है संशोधन, उससे भी जो है इसको संशोधित नहीं किया जा सकता है। यानी कि हमारे भारतीय संविधान में जो है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को जो है बहुत अच्छी तरीके से लागू किया है और इसको जो है हम आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो है चेंज भी नहीं कर सकते हैं। तो थर्ड केस है हमारा गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इट वॉज ऑब्जर्व बाई सुब्बाराव, चीफ जस्टिस सुब्बाराव की द्वारा इसको ऑब्जर्व किया गया। उन्होंने क्या कहा था। द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट हैव टू एक्सरसाइज देयर फंक्शन कीपिंग इन माइंड सर्टेन एनक्रोचमेंट असाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेट्स द जुरिसडिक्शन ऑफ थ्री ऑर्गन्स मिनटली and expects them to be exercised within their respective power without overstepping their limits. All the organs must function with the spheres allotted to them by the Constitution. No authority which is created by the Constitution is supreme. The Constitution of India is sovereign and all the authorities must function under the supreme law of the land, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे जो यानी कि जो इस मामले में जो है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में इसमें जो है हमारे चीफ जस्टिस सुब्बा राव ने कहा था कि हमारा जो संविधान है वही जो है सुप्रीम है, यानी कि सॉवरेन है, उससे अलग यानी कि इसके विरुद्ध जाकर कोई भी जो है लॉ नहीं बना सकता, ना ही कोई भी फंक्शन यानी कि सरकार का कोई भी अंग जो है इसके विरुद्ध जाकर कोई भी कार्य करेगा। सभी जो है इसके दायरे में रहकर ही जो है कार्य करेंगे। और हमारे इस भारतीय संविधान में जो है इसको जो इस प्रिंसिपल को यानी कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो किया जाता है। आपको जो है प्रोविज़न देखने को मिल जाएंगे। आई थिंक आप इसको जो है समझ गए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको जो है वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ साथ शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।